स्लाइटली डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं, 1 मिनट का था, करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए आप लोग लिख भी चुके होंगे तो बस देख लेना। तो रिफ्लेक्शन कब होता है, हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं, बुक का डेफिनेशन देखोगे कुछ अलग है, लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्शन होता है, नहीं, रफ सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन होता है ना, सिल्वर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट अपने रास्ते में जाते जाते किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे आ जाता है, बट मीन्स इट रीचेस द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम। व्हेन यू से टू मीडियम्स आर डिफरेंट, व्हेन देयर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर डिफरेंट, ठीक है। तो ए पार्ट ऑफ लाइट विल पास इनटू द सेकंड मीडियम and part of light will bounce back to the first medium. This phenomenon of bouncing back of light from the interface between two different mediums is called reflection. समझ में आया? तो लिखेंगे क्योंकि पूरा कर रहे हैं इसको, आज आगे बढ़ाना है। लास्ट क्लास थोड़ा सा देखे थे, फिर भी हम इसको लिखेंगे अभी। When light reaches the interface or boundary जिसको आप इंटरफेस कहोगे ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स, ए पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बाउंस बैक टू द फर्स्ट मीडियम and this phenomenon is called reflection। कोई नई चीज नहीं है जो आपको मालूम है, बस कंसेप्ट पता चल गया कि रिफ्लेक्शन कब होगा। अब ये रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन और टोटल रिफ्लेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट अमाउंट ऑफ लाइट इज बाउंसिंग बैक। मैं लिखा हूँ पार्ट ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक, तो हम कहेंगे ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है। ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पर सारे के सारे लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आएंगे, इसको कहेंगे टोटल रिफ्लेक्शन, वो भी आएगा हमारे कोर्स में, व्हाट इज टोटल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन, ऐसे करके चीजें आएंगी। और लॉजिकली देखें तो सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक मीडियम है, ग्लास स्लैब है, और यहाँ पर अगर कोई एक लाइट आता है ऐसे, सपोज ए लाइट रे इज फॉलिंग ऑन दिस लाइक दिस, यू विल सी पार्ट ऑफ लाइट विल गो इन एंड ए पार्ट ऑफ लाइट विल गो आउट। This is what is called the incident ray, this is what is called the reflected ray. When this light reaches here, again this is glass and this is air, again there is a change of medium, so you see a part of light will go to the second medium and part of light will bounce back to the first medium. This is another reflected ray. Again when it reaches here somewhere, you will find a part of light will go to this medium and rest light will again bounce back to the first medium. So this is another reflected ray. So multiple reflections keep taking and you say they are all partial reflections। समझ में आया? ये चीज हम लोग समझ गए हैं। तो जब भी लाइट के सामने दो अलग अलग मीडियम आए, जैसे हम कहेंगे कि ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, और दोनों मीडियम के इंटरफेस से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसलिए हम लोग कुछ नहीं आता है अक्सर, व्हाट यू विल प्रीफर, ए थिन मिरर और ए थिक मिरर। आपको मोटा मिरर अगर सेम कॉस्ट में मिल रहा है, दोनों कौन सा लेना पसंद करोगे? तो मोटा ग्लास का मिरर है तो अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा, नहीं, स्ट्रेंथ के लिए मिरर को यूज नहीं कर रहे। थिक मिरर में क्या होगा, उसका थिकनेस रहेगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके एक निकलेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके दूसरा निकलेगा, यू विल सी टू इमेजेस। आपका फेस भी दिखेगा, साइड में धुंधला सा और एक दिखेगा, क्योंकि पार्शियली रिफ्लेक्ट करते करते एनर्जी कम हो जाता है। तो आपके फेस के सामने छोटा सा स्लाइटली डिस्प्लेस होकर थिकनेस के ऊपर डिपेंड करके एक शेडो दिखने लगेगा। वो भी एक फेस है, वो ब्राइट नहीं है, एक फेस ब्राइट दिखेगा, ये रे आपकी आंखों में पहुंचेगा तो एक ब्राइट इमेज दिखाएगा, ये पहुंचेगा तो एक धुंधला सा इमेज दिखाएगा। कितना गैप में? इतना गैप में। तो थिक मिरर लेने से धुंधला सा, अगर ये बहुत सारे मल्टीपल लेयर हो जाएगा तो आपको बहुत सारे इमेज दिखेगा, रावण जैसे दिखोगे सर के सामने, बहुत सारी चीजें को दिखने लगेंगे, है ना। तो बता दिया क्योंकि बाई चांस कभी बताने के भूल जाऊंगा। तो थिन मिरर और थिक मिरर में से क्या प्रेफरेबल है? थिन ग्लास मिरर इज प्रेफर्ड। ओके, नाउ when we talk about a reflection process, you say here is suppose the reflecting surface, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और हम कहेंगे कि suppose this is what is the ray incident here,
और ये रे यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद सपोज ये रे कुछ ऐसे जा रहा है, तो नेमिंग के सेक्स में हम बताएंगे कि ये जो रे है, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये हो गया इंसिडेंट रे। आपको मालूम है, लिखना पड़ता है क्योंकि कोई वीडियो देख रहा होगा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। We are now least bothered about the amount of energy passing into this medium. और कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को यूजुअली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब दिस साइड इज सिल्वर एंड लाइट इज रिफ्लेक्टिंग। ऐसा सिल्वर कर देने से क्या हो गया, सिल्वर इज ए मेटल। हम बताए थे मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें से टोटल रिफ्लेक्शन होता है, एनर्जी ऑलमोस्ट कुछ नहीं जाता है मेटल के अंदर से। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं जाता है। आप अपना मोबाइल को, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, योर मोबाइल सिग्नल्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप मोबाइल को किसी एक स्टील की टम्बलर में या फिर मेटल इसके सिलेंडर के अंदर डाल दो, कॉल करो, नहीं लगेगा, ढक दो, नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपकी कार में शीशे नहीं होते, ओनली पूरा मेटल का एक कवरेज होता, तो आप मोबाइल कनेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं जा पाते, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। माइंस एरिया में रेडियो वेडियो ठीक से नहीं बजता है, क्योंकि वहाँ पर मेटल्स भरे होते हैं, तो रेडियो सिग्नल मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके बार बार आपके पास आएगा, इको होते हुए आएगा, रिवर्बरेशन जिसको हम कहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर लोकेटेड एंड हाउ इज द माइन साइज। तो वहाँ पर मेटल सरफेस होने के कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिफ्लेक्ट करके वापस आते हैं, बार बार वो चीज़ें आपको रेडियो में सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? तो मेटल के थ्रू से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं जा सकते हैं, नॉट ओनली लाइट नहीं जा सकती, इसलिए हम कहते हैं इसको सिल्वर कोटिंग किए, ताकि ये लाइट यहाँ से आएगा तो हम ये अश्यूम करके चलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट और दिस एनर्जी कमिंग दिस वे इज टोटली बीइंग रिफ्लेक्टेड दिस वे, and we here call this as a normal to the point of incidence. This is what is called N, or normal to point of incidence, and this angle you know is called incident angle and this angle is called reflecting angle. ये nomenclature आपको मालूम होना चाहिए, जो सबको मालूम है, कोई नई चीज नहीं है ना। अब इसमें we'll see about what is law of reflection. पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। माइनर क्लासेस में, स्कूल वगैरह में अक्सर पूछ लेते हैं। 2 लॉ है। पहला है कि द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड the normal at the point of incidence lie in a common plane. They are coplanar. चीजों को फील करो और समझो। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर इंसिडेंस हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ किए, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किसको नॉर्मल? नॉर्मल टू द सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और द रिफ्लेक्टेड, ये तीनों एक कॉमन प्लेन में रहेंगे। समझ में आ रहा है? इफ यू जॉइन द टिप्स, तो ये एक ही ट्रायंगुलर प्लेन दिख रहा है आपको। जैसे मैं बताऊं कि फिजिकली फील करो, सपोज ये इंसिडेंट रे है ऐसे, है ना, ये फीलिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लेके हम लोग आगे बनाएंगे चीजें। ये इंसिडेंट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आया, एंड नॉर्मल टू दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कैसे आएगा? ये कुछ ऐसे आएगा, भगवान तो 2 ही आती हैं, ऐसे आएगा, है ना। ये अगर नॉर्मल टू दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, एनी 2 कॉन्करेंट लाइन्स ऑलवेज लाई इन ए कॉमन प्लेन। 2 लाइन है जो कॉन्करेंट एक जगह मिल रहे हैं, तो उनको लेके एक प्लेन बना सकते हैं, नहीं बना सकते? प्लेन बना सकते हैं। लेकिन जब 3 कॉन्करेंट लाइन की बात आ रही है, ये तीनों लाइन एक ही जगह मीट कर रहे हैं, तो कोप्लानर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कॉमन प्लेन में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि सपोज दिस इज व्हाट इज द इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द थर्ड वन हैज टू बी इन दिस प्लेन ओनली, मींस लाइक दिस, इट कैन नॉट बी समथिंग लाइक दिस। बात समझ में आ रहा है? इट कैन नॉट बी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में, ये दोनों दूसरे प्लेन में, ऐसे नहीं है, तीनों को एक ही प्लेन में रहना है। आर एबल टू फील? तभी जाके हम इसका वेक्टर नोटेशन को लिख पाएंगे, क्योंकि जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 2 पार्ट में आता है, लेकिन वेक्टर नोटेशन में एक ही रहता है, एक ही स्टेटमेंट आता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया? हाँ, तो बात कर रहे थे दी लाई इन ए कॉमन प्लेन। दूसरा क्या?
दूसरा इज द इंसिडेंट एंगल, and the reflecting angle are equal. Incident angle and the angle of reflection are equal. अब इंसिडेंट एंगल किसको कहेंगे? इंसिडेंट एंगल I जो आप लिए हो, दैट इज इक्वल टू R. ऐसे इंसिडेंट एंगल किसको कहेंगे? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? ये तुम लोगों का बोर्ड में अक्सर आता है, लाइट इज नॉर्मल इंसिडेंट टू ए मिरर, या ऐसा. सपोज आप कहेंगे यहाँ पर एक मिरर है और कोई लाइट ऐसे गिरा और रिफ्लेक्ट करके गया. व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल? 0. बच्चे 90 लिख देते हैं हड़बड़ी में. क्या लिखना है? 0. ये बोर्ड में बार बार पूछ लेता है. लाइट इज नॉर्मल इंसिडेंट ऑन दिस एंड यू से इट इज इंसिडेंट एंगल विल बी 0. तो क्योंकि बच्चे गड़बड़ करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा स्टार लगा के लिख देंगे. फॉर नॉर्मल इंसिडेंस I इज इक्वल टू 0. ये चीज हमें समझ में आना चाहिए. नॉर्मल इंसिडेंस मीन्स यू अंडरस्टैंड the incident ray is perpendicular to the plane of reflection. यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ है, क्यों पूछ नहीं सकते? लॉ इज ए स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी वेरीफाइड. करके देखोगे तो आपको मिलेगा. कैसे वेरीफाई करना है? कैसे वेरीफाई करना है कि आपको कहा जाएगा वेरीफाई करो दोनों एंगल बराबर है? नीदर यू सी द इंसिडेंट रे nor you see the reflected ray because light cannot be seen. You can see things illuminated by light but you cannot see light. तो कैसे वेरीफाई करते हैं उसको? हम जानते हैं कि लाइट गोज इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उसको कार्डबोर्ड और पिन लगा के करते हैं उसका एक्सपेरिमेंट को. मान लो कि आप ये ले लिए, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है, और यहाँ पर एक पिन लगाओ, यहाँ पर एक पिन लगाओ, और ऐसे देखो इधर से. इफ यू सी इन दिस वे कि बोथ ऑफ दिस पिन्स लाई इन ए कॉमन लाइन. 2 पिन लगा दिए बोर्ड पे. अब क्या हो गया? ये कॉमन लाइन में है, मतलब यू आर लुकिंग इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करके जो रे जाएगा वो रे दिखेगा आपको. फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? इधर से देखना है. इधर दिखेगा तो पहला एक पिन लगाया तो उसका एक इमेज कहीं दिखेगा. आपकी आंखों के सामने वो पिन को कनेक्ट करो या फिर यहाँ पे कनेक्ट करो. देखो कि इसके सीधे में इसके अंदर इमेज दिखते रहेंगे, इसके अंदर इमेज दिखते रहेंगे. वो इमेज और इसको लेके दूसरा पिन लगाओ, तीसरा पिन लगाओ, then you join, you say this is the reflected ray. और फिर देखो कि if you draw a perpendicular here, तो देखोगे कि ये एंगल बराबर होगा. समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके वेरीफाई करते हैं. दैट प्रैक्टिकल पार्ट कैन ट्राई एट होम. समझ में आया? अच्छा, इससे और एक चीज समझ में आया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? सपोज कोई लाइट रे यहाँ से आया है और आके कहीं किसी एक मिरर पे गिरा, कहीं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरा, तो रिफ्लेक्ट करके बाहर आया. फिर पता चला कि यहाँ पर किसी एक, ये मान लो कि कोई स्लैब रखा हुआ था. इट वाज ए स्लैब, ग्लास स्लैब. अब ये स्लैब के अंदर घुसा और फिर निकला. निकलने के बाद मान लो कि यहाँ पर कोई एक मिरर रखा हुआ था और फिर यहाँ से वो ऐसे गया. अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर दरवाजे मिरर, फिर इट स्ट्राइक्स परपेंडिकुलर टू द मिरर. आर यू गेटिंग? तो क्या हो गया यहाँ पर? इंसिडेंट एंगल क्या हो गया? 0. तो क्या होगा जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, 0 एंगल में रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर गया था ऐसे 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 ऐसे, और वापस आएगा कैसे? इट विल कम बैक लाइक दिस, ऐसे ऐसे, फिर से रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, एंड इट गोज दिस वे and ultimately it reaches back to the source. This is called principle of reversibility. ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी मदद करता है. जिस रास्ते में गया था, अगर ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, अगर ये इंसिडेंट रे हुआ तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा. सो प्रिंसिपल कैन बी इजीली अंडरस्टूड, सो नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड. समझ में आ रहा है?
तो ये ऐसे अगर कोई रे आया और ऐसे आके किसी दूसरे 3-4 मीडियम के अंदर से होते हुए 5-6 जगह पे रिफ्लेक्ट करते हुए आके किसी जगह इंसिडेंट हुआ, कैसे इंसिडेंट हुआ, एट इंसिडेंट एंगल 0, तो वहां से इट विल रिट्रेस द पाथ एंड फॉलो बैक द सेम पाथ एंड इट इज द सोर्स अगेन। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में? If light undergoing several reflections and this phenomenon of bending at the interface is called refraction, ठीक है? And refraction हम पढ़ेंगे बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद। Finally gets incident or finally incidents normally on a reflecting surface, then the reflected ray retraces the path and finally reaches the source. उस सोर्स के पास पहुंच पाएगा। ठीक है, जहां से गया था वहीं पे पहुंच पाएगा। सोचो हियर इज ए मिरर, ठीक, एंड you are sitting there, I am sitting here, in between us there is a cardboard, we cannot see directly to each other। कोई एक प्लाई का वाल रख दिया गया है, you cannot see, but you can see me through the mirror, I can see you through the mirror, through images। अगर मैं through the mirror आपकी पाँव को देख पा रहा हूँ, क्या कोई जरूरी है कि आप मेरे पाँव को देख पाओगे? कोई जरूरी नहीं। मैं अगर आपको हेड को देख पा रहा हूँ तो आप मेरे हेड को देख पाओगे? कोई जरूरी नहीं। बट इफ आई एम एबल टू सी योर आई थ्रू द मिरर, देन यू आर एबल टू सी माई आई। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे आंख पे जो रे आके पहुंच रहे हैं, अगर यहाँ से उल्टे जाएंगे तो आपकी आंखों पे पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी आंखों को देख पा रहा हूँ। द लाइट कमिंग फ्रॉम योर आई इज रीचिंग माई आई बाई रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? तो मेरे आंख से जो रे जाएगा रिफ्लेक्ट करके वो तुम्हारे आंखों तक पहुंचेगा। मतलब मैं तुम्हारे आंखों को देख पा रहा हूँ मिरर में, तो तुम मेरे आंखों को देख पाओगे। मैं तुम्हारे पाँव को देख पा रहा हूँ तो तुम मेरे पाँव को देख पाओगे। कोई जरूरी नहीं है। पता चला मैं मिरर में तुम्हारा पाँव देख रहा हूँ और मैं आंखों का इशारा कर रहा हूँ, देख रहा है मेरे को, देख रहा है, देख पाएगा? कोई जरूरी नहीं। हो सकता है देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, डिपेंडिंग अपन वेरी सिटिंग, हाउ इज सिटिंग। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। क्या समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फेरमाट्स प्रिंसिपल। फेरमाट्स प्रिंसिपल कहता है लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, थ्रू रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, कैसे भी प्रोसेस फॉलो करके, वो ऐसा रास्ता में जाता है जिस रास्ते में उसको सबसे कम समय लगता है। लीस्ट टाइम पाथ, इट फॉलोज द लीस्ट टाइम पाथ। ठीक है, प्रिंसिपल कहता है कि लाइट ऑलवेज फॉलोज ए पाथ, light always follows a path where it takes least time to reach the destination. To reach the destination. कितना पावरफुल है, कौन बेचारा मैथमेटिशियन निकाला, तो बहुत आसान सा मैथमेटिकल प्रूफ है। कितना लोग सोचते हैं, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बाईपास कर दिए। इफ यू नो फेरमाट्स प्रिंसिपल, इट इज नॉट इजीली एप्लीकेबल, बट देन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरा ये ले लेता है। जैसे मान लो कि ये कोई एक बल्ब है, सोर्स ऑफ लाइट है,
यहाँ से कोई लाइट आया, ऐसे गिरा और गया यहाँ पे आके किसी एक स्क्रीन पे गिरा, यहाँ पर बनाया। नाउ द लाइट स्पॉट इज फाउंड हियर, इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। आप बोलोगे सर ये जो गया इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर हुआ, सब समझ में तो आया, क्या ऐसा भी हो सकता था कि ये ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो क्यों ऐसे नहीं होगा? आफ्टर रिफ्लेक्टिंग व्हाई इट इज नॉट गोइंग? क्योंकि अगर आप लाइट का वेलोसिटी को लोगे, सपोज यू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सपोज ये एयर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप ये लेंथ को निकालो, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगा, जाने के लिए कितना समय लगा, टोटल टाइम कितना लगा, ऐसे निकालो कितना समय लगा, ऐसे निकालो कितना समय लगा। देखोगे सबसे कम समय लगेगा व्हेन इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? सबसे कम समय लगेगा जब व्हेन इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले KVPOI का एग्जाम वगैरह होता था, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसमें इस किस्म की इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, जैसे क्या ये चीजें समझ में आया? फेरमैट्स प्रिंसिपल क्या है? वो ऐसे रास्ते में जाएगा जिसमें उसको सबसे कम समय लगेगा। आई विल टेल यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू फेरमैट्स प्रिंसिपल और द कंसेप्ट बीइंग द सेम। क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर कोई एक दीवार है, यहाँ पर एक वॉल है और यहाँ पे एक दूसरा वॉल बैठा है, ये दूसरा वॉल है, ठीक है। और क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे, मान लो कि कुछ खाने की चीज, मछली रखे गए, स्मॉल फिशेस, ये स्मॉल फिशेस रखे गए, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कोई चिड़िया बैठी हुई, ये चिड़िया है, ये क्वेश्चन है जस्ट। और यहाँ पर कोई ईगल बैठा हुआ, ये ईगल है, इतना झंझट कौन बनाएगा? चलो ठीक है, ईगल ईगल। अब मैं नहीं बना सकता हूँ बढ़िया से, तुम लोग बनाना। अब ये ईगल को यहाँ से आके कोई एक खाने का पैकेट को उठा के अपने बच्चे के पास पहुंचाना है, जितना जल्दी हो सके पहुंचाना है। तो पूछेंगे कि ये हाइट दिया हुआ है सपोज h1, ये हाइट दिया हुआ है h2, और यहाँ से x डिस्टेंस में अगर कोई चीज को उठा के लेके इसके पास पहुंचेगा तो उसको कम समय में पहुंचाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? और ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो ये टोटल डिस्टेंस d है, ये टोटल डिस्टेंस d है। तो कौन सा पैकेट को उठा के बच्चे के पास जल्दी पहुंचा पाएगा? वो सीधा यहाँ से उतर के ऐसे आके लेके जा सकता है, ऐसे आके लेके जा सकता है, ऐसे आके लेके जा सकता है। देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ फेरमैट्स प्रिंसिपल। कौन से रास्ते में जाएगा तो सबसे कम समय आएगा, अश्यूमिंग दैट स्पीड ऑफ द ईगल इज सेम। बात समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे? विल फॉलो द आइडिया ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज फॉलोज ए पाथ टेकिंग द लीस्ट टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। यहाँ से कोई लाइट रे अगर आएगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहुंचता हुआ जो लाइट रे जो पाथ बनाएगा, उसी पाथ में जाएगा तो ईगल को सबसे कम समय लगेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? सीधा क्वेश्चन, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। ईगल कैसे जाएगा, लोग ये निकालेंगे, यू विल गेट इट इन टर्म्स ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट करो, मिनिमम होगा, टाइम निकालो, बड़ा लंबा प्रोसेस है। बट इफ यू गो फॉर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप देखोगे कि ये अगर लाइट कोई ऐसे रिफ्लेक्ट करता है तो शायद ऐसे जाके पहुंचता है, कीपिंग इन माइंड दैट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। और फिर यहाँ से आपको ये कंसेप्ट को यूज करते हुए आपको निकालना है व्हाट इज एक्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अगर h2 है, ये है d माइनस एक्स, h2 बाई d माइनस एक्स इज tan r, tan i, i and r are same, so i into r, i is equal to r means tan i is equal to tan r, नहीं? तो इसमें क्या मिल जाएगा? h2 बाई d माइनस एक्स इज इक्वल टू h1 बाई x, वहां से x का वैल्यू मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, बट व्हेन यू मेक यूज ऑफ फेरमैट्स प्रिंसिपल इट बिकम्स इजी, नॉट ओनली फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन आल्सो। लाइट बेंड करके जाता है, वो बोलेंगे कछुआ सी बीच में चल रहा है, फिर इसको पानी में जाना है, सी बीच में उसका एक स्पीड रहेगा और पानी में दूसरा स्पीड रहेगा, कैसे जाएगा कि वहां पर जल्दी पहुंचेगा? तो यू हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे जाके पहुंचने से, लाइट यहाँ से जाने से वहां पर पहुंचता है। समझ में आ रहा ना? कुड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? ऑनेस्टली एवरीवन इज अंडरस्टूड? निकाल सकते हो एक्स का वैल्यू? कैसे निकालेंगे? क्योंकि आई ये आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है तो ये भी आई है, तो आप ये कहोगे tan i tan r इज इक्वल टू d माइनस एक्स बाई h2, और ये tan i इज इक्वल टू x बाई h1, d h1 h2 दिया हुआ है, x निकालना है, कोई भी निकाल लेगा। तो इट हैज टू टेक दिस एप्पल, और जो भी जो कीड़ा है मछली लेके बच्चे के पास पहुंचाएगा तो जल्दी पहुंचाएगा। कंडीशन क्या था? जल्दी पहुंचाएगा, कम डिस्टेंस जाएगा नहीं। बट इन दिस पर्टिकुलर केस कम डिस्टेंस जाएगा और जल्दी पहुंचाएगा, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि सेम स्पीड उसका सेम है हर जगह। अगर ये यहाँ से किसी दूसरी जगह डाइक मार के अंदर घुसता तो वेलोसिटी भी बदल जाता, लेकिन तब भी फेरमैट्स प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता। तो जल्दी पहुंचाने का मतलब नहीं है कि कम डिस्टेंस जाएगा, ये मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए। इस केस में जल्दी पहुंचाने का मतलब हुआ कम डिस्टेंस जाएगा।
लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है, जल्दी पहुंचा, इट विल टेक द लीस्ट टाइम, नॉट लीस्ट डिस्टेंस। समटाइम्स इट इज मिस्टेकन कि लीस्ट डिस्टेंस मूव करेगा, नहीं, लीस्ट टाइम लेगा टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ, ये क्वेश्चन को लिख लेना और इसका आंसर भी लिख लेना। फेरमार्स प्रिंसिपल को अप्रिशिएट करते हुए लिखना, बाय फेरमार्स प्रिंसिपल दिस इज द पाथ फॉलोड वेयर इट टेक्स द लीस्ट टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जाने के लिए उसको मिनिमम टाइम लगेगा। समझ में आया? तो हमें फेरमार्स प्रिंसिपल भी समझ में आया। पॉइंट नंबर 5, नाउ हाउ टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ए सरफेस। कोई एक सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, कोई भी एक सरफेस है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस में से कोई रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए पहले मुझे इंसिडेंट रे ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज दिस इज व्हाट इज द इंसिडेंट रे। कोई इंसिडेंट रे दिया गया है, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। आपको काफी केसेस आएंगे, ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट दे दिया रहेगा तो फिर आपको इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये कोई एक सरफेस है जहां से आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। मैं बहुत धीरे धीरे ले रहा हूँ बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर। कोई भी मिसकंसेप्शन इसमें छोड़ना नहीं चाहता हूँ अप टू लेंस, ठीक है? सारा चीज को बढ़िया से समझो। अब हमें क्या करना है, ये इंसिडेंट रे। तो पहला स्टेप है कि आपको करना क्या है, यू ड्रॉ द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो सरफेस है उसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? कोई एक कर्व है, इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करते हैं? पहले क्या करते हैं, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ए लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट द सेम पॉइंट। एक पॉइंट में टच, स्केल रख के कर सकते हैं, एक ही पॉइंट में टच करता हुआ। यू ड्रॉ द टेंजेंट, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दिस, दिस इज द नॉर्मल। समझ में आया? सो ड्रॉ नॉर्मल टू दिस पॉइंट। तो आप चाहो तो इसमें टेंजेंट भी दिखा सकते हो। पहले आप टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यू मेजर द इंसिडेंट एंगल, व्हाटएवर इज द इंसिडेंट एंगल, यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्रॉ द रिफ्लेक्टिंग एंगल एंड शो द रिफ्लेक्टेड रे। क्या बात समझ में आया? अगर इंसिडेंट रे दिया है और सरफेस दिया है तो पहले ड्रॉ ए टेंजेंट, द सरफेस इज कर्व्ड। अगर ये फ्लैट है तो अलग बात है, अगर कर्व्ड है तो ड्रॉ ए टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, draw a normal to the point of incidence, then measure the incident angle, measure the reflecting angle and draw the reflected ray। आया समझ में? इससे हमें और एक चीज समझ में आया कि अगर there are two parallel incident rays, suppose I say here are two parallel incident rays, this is a reflecting surface, दो रे है जो आपस में parallel है, these two rays are parallel, so we'll see after reflection they'll go like this, and you'll see the reflected rays are also parallel to each other. So for a plane surface, the incident ray and the reflected ray is parallel. For parallel incident rays, the reflected rays are parallel. लेकिन अगर कोई सरफेस प्लेन सरफेस नहीं है, इसमें suppose the surface is something like this. अब ये सरफेस में थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ये सरफेस में अगर मैं दो इंसिडेंट रे ड्रॉ करता हूँ, सपोज आई टेक दिस इज वन इंसिडेंट रे एंड दिस इज अनदर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, बट थिंक अबाउट द रिफ्लेक्टेड रेज। आप यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। तो कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस पे डालेंगे, वो जाके कहीं एक स्पॉट बनाता है स्क्रीन पे, तो हम कहेंगे सरफेस फ्लैट है। अगर वो बिखर जाता है एक दूसरे से, है ना, दे आर गेटिंग स्पेसिंग अप, ऐसे करके दूर हो जाते हैं, डाइवर्स कर जाते हैं, और जो स्पॉट जो है ब्लॉक बन जाता है किसी वाल पे, मतलब वो सरफेस क्या है, ये कर्व है, ये प्लेन नहीं है। ठीक है? मैं अक्सर सोचता था जब वो घर में कलरिंग करने आते हैं ना लोग, पुट्टी लगाने आते हैं, पुट्टी इसके ऊपर अच्छे से करोगे, पूछने से बोलते हैं हाँ सर हम लोग पूरा लाइट मार के करते हैं। लाइट मार के क्या करता है? वो लोग क्या करेंगे, पूरा लाइट मारेंगे तो वो एक स्पॉट, यहाँ से लाइट मारेंगे तो स्पॉट गिरेगा वहाँ पे, नहीं तो लाइट मारेंगे तो अगर प्रॉपरली अगर नहीं बनाया होगा, इसमें कर्वेचर्स रहेंगे तो क्या होगा, वो तो स्पॉट जो है बिखर जाएगा। तो अब मेरे को समझ में नहीं आता लाइट मार के क्या पुट्टी करता है ना। तो बाद में समझ में आया कि वो कंसेप्ट को ये यूज़ कर रहे हैं, वो मार के दिखाएंगे देखो ऐसे लाइट मारने से वहाँ पर स्पॉट बनेगा, तो ठीक है। और स्पॉट बड़ा हो गया, मान लो मैं मार रहा हूँ एक लेजर लाइट, वहाँ पर स्पॉट इतना बड़ा हो गया, मतलब बिखर गया। बिखर गया मतलब आपको होगा कि ये प्रॉपरली नहीं है, कॉर्ड है, ऐसे ऐसे लाइट मार के दिखा देंगे कि देखो स्पॉट कैसे हो रहा है वहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? सो इफ यू कैन नॉट यूज योर
learning whatever you have with your day-to-day life, it is your meaningless. मैं आज अभी क्लास के बाद तुरंत मेरे को याद दिलाना, मैं शेयर कर दूंगा आपको 25-26 का CBSE का सिलेबस नहीं चाहिए, उसके नीचे क्या लिखा है, व्हाट विल बी द क्वेश्चन पैटर्न, क्लियरली लिखा है, नो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी गिवन, क्लास 12 के नहीं बोलना, नो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चंस विल बी गिवन, household related questions will be given, मतलब you have to apply your knowledge in the household things, otherwise this knowledge is just you are carrying in your mind of no use. नहीं, bunch of gold on the back of a donkey, क्या करेगा, इतना सारा सोना किसी गधे के पीठ में रख दो, मेरे पास सोना है, सोना तू करेगा क्या सोना का, ना कान में लगाएगा ना नाक में लगाएगा ना बेच पाएगा, है ना, दोनों का हाँ तो बोल, इतना कंजूस, बोलने से भी नहीं बोलता, वो बोल दे, समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ चलो अभी बोल दिया, ठीक। तो क्या ये चीजें समझ में आया आपको? पॉइंट नंबर 5 में मैं क्या बताया, हाउ टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट दिया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले क्या करेंगे, ड्रॉ ए टेंजेंट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, draw a normal at the point of incidence, measure the incident angle, then develop the angle of refraction and develop the reflected ray. ठीक है। Point number 6, when the पहले हम अभी बात करने जा रहे हैं what is image। When the reflected rays reach our eye, the visual sensation recognizes the image or the image is seen. So image is seen, सिंपल लैंग्वेज में इमेज इज सीन व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज रीच आवर आई। पहले भी बता चुके हैं दो आंख होने का फायदा क्या है, दो आंख होने का फायदा क्या है, यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द पोजीशन एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितने दूर पे, एक आंख बोलता है कि ऑब्जेक्ट इधर है, दूसरा बोलता है इधर है, ब्रेन दोनों को मैप करता है और देखता है कि ये ऐसे एक जगह कहाँ पर दोनों कन्वर्स करें, दोनों डायरेक्शन कहाँ पर कन्वर्स करें, वहाँ पर इमेज है, ऑब्जेक्ट है वो बोलता है। सिमिलरली इमेज क्या है, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर रीचिंग योर आई, अगर रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों में पहुँच रहे हैं तो आपको इमेज दिखेगा, डायरेक्टली देख, जैसे अभी लाइट आपके ऊपर गिर रहा है, आपसे डायरेक्टली मेरे पास आ रहा है, आई एम डायरेक्टली एबल टू सी यू। सपोज आपके और हमारे बीच में कोई कार्डबोर्ड रख दिया गया, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दिया गया, आपसे लाइट रिफ्लेक्ट करके उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे भी गिर रहा है, तो वहां से चीज वापस आ रहा है और ओ रे को मैं देख पा रहा हूँ, तो मुझे जो दिखेगा दैट इज नॉट यू, दैट इज योर इमेज। समझ में आ रहा है, दैट इज योर इमेज। जब डायरेक्ट रे आ रहा है आई एम सीइंग द ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है हम कहेंगे इमेज। You are not a luminous source, but as light is coming from you, I will consider you as the source. The object is the source of light. Image is the reflected rays reaching your eyes. समझ में? जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा गया है। अब क्या हुआ है कि you are, suppose here is a cardboard and this cardboard being opaque, आप जानते हो कि ये ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से देख नहीं सकते हो। Now here you are gentlemen standing with two eyes, दोनों आंख एक जैसे होते हैं, तो थोड़ा सा इसको ये है, दोनों आंखें आपकी बड़े अजीब से हैं। अब यहाँ से कोई रे अगर आया, ऐसे रिफ्लेक्ट किया और आके पहुंचा, दूसरा आया ऐसे रिफ्लेक्ट किया और आके आपकी आंखों में पहुंचा, तो आपकी एक आंख कहेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इधर है, क्योंकि वो इसको देख नहीं पा रहा है, दिस इज ओपाक ऑब्जेक्ट। मान लो डार्क रूम है, दिस इज एलईडी बल्ब ग्लोइंग,
तो ये बोलेगा कि ये इधर है, ये बोलेगा कि इधर है। तो ब्रेन क्या सोचेगा, कहाँ है दोनों, ये दोनों को आप बढ़ाओ, ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहीं पे, अब बोलेगा कि वो यहाँ पे कहीं। सो दिस इज व्हाट यू आर सीइंग इज कॉल्ड द इमेज। समझ में आ रहा है? जो चीजें यहाँ पे दिखाई, ये रे बोल रहा है, एक जगह बोल रहा है, ये हो गया इमेज, ये हो गया पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज कहाँ पे बनता है? द पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। ये रे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये दोनों रे को अगर एक्सटेंड करेंगे तो जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करें, इंटरसेक्ट करें, वहाँ पर होगा पोजीशन ऑफ इमेज। सो वेयर द इमेज इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। समझ में? Where the object is located at the intersection of incident rays। ये सब स्टेटमेंट्स आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के लिए कर रहे थे, इफ यू कैन फॉर्म ए क्लोज लूप तो हो जाता है, तो ऐसे चीजें समझने में बहुत आसान हो जाएगा। समझ में? तो क्या लिखेंगे? Where the image is positioned, ये हो गया, ये था बीट ए, बीट बी। द इमेज is located at the point of intersection of the incident rays। Why at the point of intersection? इससे बियॉन्ड क्यों नहीं? इससे बियॉन्ड क्यों नहीं मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे वो कोई चीज़ को दोनों इंडिकेट कर रहे हैं तो दोनों रे एक जगह जाएंगे तो वहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगा। उस पॉइंट में सारा रिफ्लेक्टेड रे मर्ज कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो इमेज बनेगा सबसे ब्राइट इमेज बनेगा। बाय सेइंग इमेज वी टॉक अबाउट द ब्राइटेस्ट इमेज दैट कैन बी फॉर्म। वहाँ पर रखेंगे तो कोई स्क्रीन रखेंगे, मान लो इमेज बन रहा है, किसी जगह रखने से इमेज बनता है, किसी दूसरी जगह रखेंगे तभी इमेज बनेगा। बट टू गेट ए शार्प इमेज, ब्राइटेस्ट इमेज, you have to move the screen suitably so that एक शार्प इमेज, ब्राइट इमेज बन रहा है, मतलब सारा रे एक ही पॉइंट में कन्वर्ज कर रहे हैं। तो बाय मियरली सेइंग इमेज वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राइटेस्ट इमेज। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि यहाँ पर अगर मिरर रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, क्या आगे नहीं बनेगा? आगे स्क्रीन रख के देखो बनेगा, इसे आगे रख के देखो बनेगा, लेकिन धुंधला सा बनेगा, क्लैरिटी नहीं आएगा, उसका बाउंड्री लाइन्स आप देख नहीं पाओगे। एग्जैक्ट पोजीशन में रखोगे तो विल गेट ए शार्प इमेज। सो शार्प इमेज और ब्राइटेस्ट इमेज, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इमेज वी मीन शार्प और ब्राइटेस्ट इमेज। ठीक है? तो कहाँ पे होता है? एट द इंटरसेक्शन ऑफ दी, अरे रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट लिखता है, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। कहाँ पर होता है? इंटरसेक्शन ऑफ दी रिफ्लेक्टेड रेज। कौन कौन काट के दोबारा लिख रहे हैं देखते हैं, मतलब सुन नहीं रहे लोग। जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। अच्छा कैमरा, ठीक है। समझ में? रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर बनेगा। अब रिफ्लेक्टेड रे सचमुच मिल रहे हैं या फिर दे आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर, इट ऑल डिपेंड्स। जैसे मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूँ। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मिरर है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज यहाँ से कोई रे आया, रिफ्लेक्ट करके ऐसे गया, यहाँ से कोई रे आया, रिफ्लेक्ट करके ये ऐसा गया। Now these two rays are reaching your eye। आप एक चौड़ा मुंह वाले आदमी हो, इतना बड़ा मुंह, ठीक है, दोनों आंख यहाँ पर, एक आंख है, एक आंख कहेगा कि जो इमेज इधर है, एक बोलेगा इधर है। Now you extend them, when you extend them, एक आंख कह रहा है कि इमेज इधर है, दूसरा बोल रहा है कि इमेज इधर है, तो दोनों का मिला जुला इफेक्ट में मिलेगा इमेज इधर है। तो क्या हो रहा है कि the rays are practically diverging after reflection, but when you extend them, they are appearing to meet somewhere here. So they are practically not meeting, but they are appearing to meet at some point here behind the mirror। ऐसा इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज, जहाँ पर रेज, रिफ्लेक्टेड रेज आर रियली नॉट मीटिंग। ठीक है, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज एंड यू आर एबल टू सी। यहाँ पर दोनों आंखों से आप देख सकते हो ये वर्चुअल इमेज। ठीक है, सपोज मैं केस बदल देता हूँ। ऐसा इमेज को क्या कहेंगे? थोड़ा ये फिगर अप टू स्केल नहीं हुआ है, सुंदर बनाने के लिए थोड़ा अप टू स्केल करने की कोशिश करता हूँ। ये रे ऐसे आया तो इसको इधर बढ़ाओ और ये ऐसे बढ़ाओ। हाँ, अब ये कुछ अप टू स्केल दिखने लगा है। ठीक, अब हुआ है कि इस केस में आपको मिला कि दी रेज आर नॉट प्रैक्टिकल, द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट प्रैक्टिकली मीटिंग, दे आर डाइवर्जिंग, बट इफ यू एक्सटेंड दे अपीयर टू कन्वर्ज एट सम पॉइंट हियर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। प्रैक्टिकली नहीं मिल रहे हैं रेज तो हम इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज।
मैं क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बोर्ड में भी तो आएंगे, उसको भी तो बताना है। लेट अस थिंक ऑफ अनदर केस। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए मिरर, से एक कॉन्केव मिरर, बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो इट इज ए स्फेरिकल मिरर एंड सपोज यू हैव गॉट एन ऑब्जेक्ट समवेयर हियर, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये जो स्फीयर का एक पार्ट है उस पार्ट का सेंटर कहीं यहाँ पे है। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस पार्ट, दिस इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर। किसी स्फीयर को नॉर्मल ड्रॉ करना बड़ा आसान है। कैसे? सपोज ये पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज टू ड्रॉ ए लाइन joining the center to that point. Obviously this line is normal, radius is normal to the surface of the sphere, है कि नहीं? तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना आसान है। सपोज कोई रे यहाँ से आया और ऐसे आके गिरा, तो यहाँ पे जो गिरा उसको लिए अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे नॉर्मल, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट को ऐसे जोड़ देंगे तो फिर ये बन जाएगा हमारा इंसिडेंट एंगल, ये बन जाएगा इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ से ऐसे हम रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हैं। यहाँ से कोई दूसरा रे आया, सपोज द रे इज फॉलिंग समवेयर हियर, again you have to draw a normal at this point, this is the normal, ठीक है। and now for this incident ray, this is the incident angle, जितना incident angle उतना ही reflecting angle। here comes the second reflected ray, these two reflected rays are meeting somewhere here, means if this is what is the object position, this will be the position of the image, but the reflected rays are really meeting at some point, this is called a real image। समझ में आया? So if the reflected rays are really meeting at some point in front of the mirror or reflecting surface, it's called a real image, और behind the mirror they are appearing to meet upon extension, then it is called a virtual image। इसको हम कहेंगे real image। समझ में आया? अंतर क्या है दोनों में? तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज जैसे पूछते हैं। बी तक देखें, पॉइंट नंबर सी में जाएंगे। If the reflected rays really meet at any point, at some point in front of the mirror or the reflecting surface, the image is called real image। रियल इमेज के लिए हम लोग ये डायग्राम को भी देखें, आप चाहो तो ये डायग्राम को ले सकते हो, ठीक है। रियल इमेज इज फॉर्म। Similarly, if the reflected rays diverge from each other, but upon extension they appear to meet somewhere behind the mirror, they form the virtual image। फिर लिखेंगे इसको, same point में will continue। If the reflected rays diverge, then upon extension they appear to meet hello class if the reflected rays diverge, then upon extension they appear to meet behind the mirror,
then the image formed कहाँ, at the intersection is called a virtual image. एक्चुअल इमेज नहीं करें, वर्चुअल इमेज है, जो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से दो रे ऐसे आ रहे हैं और इन दोनों को अगर एक्सटेंड करोगे तो दे अपीयर टू मीट समवेयर हियर. तो दिस इज व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज. ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये बन गया वर्चुअल इमेज. ठीक है. अब ये डायग्राम वगैरह ड्रॉ करते वक्त देख लेना वो कैसे हम लोग सिमिलरिटी को यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी को यूज करेंगे, क्योंकि ये एंगल बराबर होगा, ऐसे करके चीज़ों को ध्यान से ले लेना. ठीक है, करेंगे हम लोग इसको मैथमेटिकली यूज करेंगे. रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज समझ में आया. और अक्सर क्वेश्चन क्या आता है, डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस. डी, तो थोड़ा उनको लिस्ट आउट कर देते हैं. रियल इमेज, क्योंकि क्वेश्चन में तो आते हैं, एंड वर्चुअल इमेज. तो यहाँ पर क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज रियल इमेज. reflected rays appear to meet. इससे दूर में लिखेंगे, जगह कहाँ से हो, चलो इधर. reflected rays appear to meet. हाँ, कहाँ होता है रियल इमेज, कहाँ होता है, मिरर के सामने कि मिरर के पीछे? सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर. दूसरा हुआ इन फ्रंट ऑफ मिरर. और ये कहाँ होता है, बिहाइंड मिरर. ठीक है, ये क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर. किसको आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, रियल इमेज. व्हाई? You clearly see they are coming and focusing at a single point. Can be projected on a screen. Can be projected on screen. क्योंकि वो सामने आ रहा है तो सामने स्क्रीन रख देंगे, जहाँ पर वो इमेज बन रहा है वहाँ पर रख देंगे स्क्रीन, तो एक साथ इमेज वहाँ पे बनेगा. Here it cannot be projected. Cannot be projected. लेकिन वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया सामने आके, नहीं तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर बन गया तो वहां से कोई रे आएगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं सकते, बिकॉज यू विल नॉट मेक द नेसेसरी एंगल. क्या था नेसेसरी एंगल, रिजल्विंग पावर ऑफ आई बताए थे. नेसेसरी एंगल वाज 0.018 डिग्री और 1.02 डिग्री और 1 मिनट था 1/60th ऑफ ए डिग्री. दैट्स व्हाट हम लोग अप्रोक्सीमेट करके किए थे. लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया तो आपको दिखेगा नहीं. आपको होगे रियल इमेजेस cannot be seen but virtual images can be seen. क्या बात समझ में आ रहा है? तो virtual image में क्या हो रहा है, दोनों रे निकल के बाहर आ रहे हैं, they are creating a wide angle और आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि the rays are diverging from each other. We have seen here when you are talking about a virtual image, rays are making a wide angle and reaching your eye. बात समझ में आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे कि रियल इमेजेस cannot be seen but virtual images can be seen. मतलब on the other hand आप कहोगे जितना भी इमेज आप कहीं भी देखते हो वो सारे वर्चुअल इमेज है. जितने भी इमेज आप कहीं देखते हो वो सारे के सारे वर्चुअल इमेज है. कोई इमेज आपको दिखाई दिया मतलब इट मस्ट बी वर्चुअल. दिखाई नहीं दिया तो इमेज है, दिखाई नहीं दे रहा है तो हम कहेंगे ये रियल इमेज है. दैट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन. ये पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे, कैन नॉट बी सीन बाय आई. यहां पर लिखेंगे कैन बी सीन इन मिरर. ये मिरर में दिखाई देता है. ये चीजें हमको समझ में आना जरूरी है. क्या बात समझ में आ देर से राइट और डिफरेंशिएट रियल एंड वर्चुअल इमेज, तो आपको ये चारों पॉइंट को लिखना है.
आया समझ में? अच्छा, अभी इमेज बनना, इमेज दिखना दो अलग अलग चीज है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट नंबर बिट ई, ब्राइटनेस ऑफ इमेज। कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो आपको ब्राइट कब लगेगा? जब वहां से बहुत सारा लाइट एनर्जी निकल के आ रहा है नहीं? और अगर थोड़ा सा लाइट निकल के आ रहा है तो आपको डल लगेगा, उतना ब्राइट नहीं लगेगा। अब सोचो कि दिस इज व्हाट इज ए मिरर। सोचो कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड हियर आर योर आईज, ठीक है, हियर इज वन आई एंड अदरवाइज यू आर गेटिंग। तो ये जो आईज है ये आपकी आंखें, क्या आ रही है आंखें, ये है। अब क्या हुआ, ये जो लाइट रे आ रहा है यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। ऑल दीज लाइट रेज आर रिफ्लेक्टिंग, सॉरी ये तो मिरर इतना ही बड़ा है तो नीचे से कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, और भी रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। लाइक दिस सेवरल रेज आर रीचिंग योर आई एंड यू आर सीइंग द इमेज। ये सारे को एक्सटेंड करो तो दे विल अपीयर टू मीट समवेयर हियर एंड यू विल सी द इमेज, ठीक है। ये सारे को एक्सटेंड करो क्योंकि दे आर ऑल डाइवर्जिंग, तो जाके वो वहाँ पे मिलेंगे तो आपको इमेज मिलेगा। लेकिन अगर ये मिरर छोटा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता, और थोड़ा सा बड़ा होता तो क्या होता, और भी कुछ रे रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में पहुंचते कि नहीं पहुंचते? तो यू विल रिसीव मोर रिफ्लेक्टेड रेस, इमेज विल बी इवन ब्राइटर, क्योंकि जितने ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे आएंगे उतने ज्यादा ब्राइटर इमेज आपको दिखेगा। मतलब बहुत ही छोटा सा 1 सेंटीमीटर साइज का मिरर लिए तभी इमेज बनेगा, लेकिन धुंधला सा दिखेगा, इतना ब्राइट इमेज नहीं। इधर 100 वाट का बल्ब लगा, इमेज दिख रहा है कि लाइक इट इज 40 वाट, समझ में आ रहा है? तो अगर थोड़ा सा बड़ा कर दिए तो और ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करके आए आंखों में, तो ये आपको पूरा ब्राइटनेस आपको दिखने लगेगा। अब लोग और भी बड़ा कर देंगे, और भी बड़ा कर देंगे तो और भी रिफ्लेक्शंस होंगे, लेकिन दे विल नॉट रीच योर आई। आर यू गेटिंग? आपकी आंखों में तो पहुंचना चाहिए दिखने के लिए। सो इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मिरर फ्रॉम ए वेरी स्मॉल वैल्यू, ग्रेजुअली यू आर इंक्रीजिंग, तो यू विल सी द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अप टू सर्टेन पॉइंट। उसके बाद इमेज, मिरर को कितना भी बड़ा कर दो, इमेज का ब्राइटनेस और नहीं बदल रहा है। क्या मैं बात अब तक पहुंचा पा रहा हूं? तो हम कहेंगे इट इज ओनली फॉर स्मॉल मिरर्स। फॉर स्मॉल मिरर्स, by increasing the reflecting surface area, the brightness of the image increases. It is almost proportional to the reflecting surface area depending upon how is the mirror and where it is placed. So we will not write that proportionality part. We will write for small mirrors only. By increasing the reflecting surface area, brightness of the image increases. क्यों इंक्रीज कर रहा है समझ में आया? Because it is reflecting more rays and your eyes are receiving more reflected rays. More reflected rays are appearing to converge somewhere here, so they appear the image is brighter. समझ में आया? तो लिखेंगे ब्राइटनेस ऑफ इमेज के बारे में, फॉर स्मॉल मिरर्स, फॉर स्मॉल मिरर्स बाय इंक्रीजिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया the brightness of image increases. ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इंक्रीजेस। बड़े मिरर के नहीं है, आपके सामने कोई बड़ा सा मिरर है, 1 मीटर बाई 1 मीटर साइज का एक मिरर है, उसको 2 मीटर बाई 2 मीटर कर देंगे तो ज्यादा ब्राइट होगा नहीं, क्योंकि आपकी आंखों में पहुंचने वाली जो रे था वो तो बाहर चला के आंखों में नहीं पहुंच रहा है, बाकी जगह रिफ्लेक्ट करने के बावजूद। क्या बात समझ में आ रहा है? एक हद तक ब्राइटनेस बढ़ते जाएगा। कभी आप कोई छोटा सा मिरर देखे हो? इतने छोटे से मिरर लेके देखना, उसमें आपको कितना वो डार्क दिख रहा है, पूरा फेयर एंड लवली लगा है लेकिन फिर भी डार्क दिख रहा है। लेकिन थोड़ा बड़ा मिरर होने से वो पूरा क्लियरली आपको दिखेगा, है कि नहीं? ये लोग लगाते क्या फेयर एंड हैंडसम, मैं बोलता हूँ अनफेयर एंड अगली उसको। अच्छा चलो ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ इमेज समझ में आया। अब ये हुआ कि इमेज बनना, इमेज दिखना दो अलग अलग चीज है। इमेज बनना और इमेज दिखना दो अलग अलग चीज है। आपको आपका किसी चीज का इमेज उसमें नहीं दिख रहा है का मतलब नहीं है कि वो इमेज वहां पे नहीं बन रहा है, इमेज बन रहा होगा। सीधी से देखो, देखो एक कार रखा है, ये मिरर भी उसका इमेज बना है। इधर आ जाता है,
और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ताकि ये आपको लगेगा कि अभी तो इसका इमेज बन नहीं रहा है ना, लेकिन इमेज बन रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। देखो इमेज उसके पीछे भी बन रहा है। कैसे हो रहा है? बिकॉज इट्स मैटर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पॉज करता हूँ, ये रेज वो सीधे जा रहे हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए एट दी क्या जो ओपाक ऑब्जेक्ट रखा गया, लेकिन जो रे यहाँ से आके कुछ ऐसे आके यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में जा रहे होंगे। नहीं, वो आंखों में जाएंगे तो आपकी आंखें बोलेंगे कि इमेज यहाँ पे है, तो आपको इमेज दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट होने के बावजूद, बीच में ऐसा चीज होने के बावजूद इमेज इसका पीछे बन रहा है। इमेज बनना, इमेज दिखना दो अलग अलग चीजें। आपको दिख नहीं रहा है का मतलब नहीं कि बन नहीं रहा है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे मान लो कि इतना बड़ा मिरर है, इतना बड़ा मिरर में मैं इसे अपने सामने पकड़ के रखूंगा, क्या मुझे इसमें मेरे अपने पाँव दिखेंगे? नहीं। ऐसे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे पाँव दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। मेरा पाँव का तो इमेज नहीं बन रहा है। लेकिन कोई अगर ऊपर से देखेगा तो उसको मेरे पाँव का इमेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसमें नीचे से दिखेगा तो मेरा सर की इमेज दिखेगा। मैं ऐसे पकड़ के रखूंगा, खाली पेट दिखेगा, है कि नहीं? तो ये मत सोचना कि आपको दिख नहीं रहा है का मतलब वो बन नहीं रहा है। मैं अगर ऐसे करके रखूंगा हो सकता है मुझे अपनी पाँव का इमेज बीच में दिखेगा, क्योंकि जो लाइट रे पाँव से आ रहा है रिफ्लेक्ट करके मेरे आंखों में आ रहा है और आई एम एबल टू सी। समझ में आ रहा है? ये बात है। तो इमेज बनना और इमेज दिखना दो अलग अलग चीज है। कौन सा रीजन में आप रहोगे तो आपको इमेज दिखेगा, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ परव्यू। कहां पर आप रहोगे, खड़े रहोगे तो किसी एक ऑब्जेक्ट का इमेज आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ परव्यू। तो क्या है ये रीजन ऑफ परव्यू? रीजन ऑफ साइट और परव्यू, ऐसे काफी नाम से इसको कहते हैं। रीजन ऑफ साइट क्या कहता है? इट इज द रीजन in front of a mirror। कोई फुसुर फुसुर कर रहा है, direct sound is not reflected। It is the region in front of a mirror being in which an observer can see the image of an object. An observer can see the image of an object। रीजन ऑफ परव्यू और रीजन ऑफ साइट क्या है, चीज को समझते हैं। ये रिलेटेड क्वेश्चन सबको मिल जाएंगे। सपोजिंग हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज ए मिरर, दिस इज द मिरर एंड हियर इज सपोज एन ऑब्जेक्ट। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। आई एम इंटरेस्टेड टू सी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। Image of this object can be seen in this mirror if the rays coming out of the object reflect from the mirror and reach my eye। है कि नहीं? अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से आया, ऐसे मान लो कि ये कोई रे यहाँ से आया, लेट मी ड्रॉ ए लाइन, सपोज ऐसे आया रे, एक टन यहाँ से आया, तो यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद उसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करोगे, रिफ्लेक्टेड ड्रॉ करोगे तो इट विल बी गोइंग समथिंग लाइक दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब सोचो, क्या आपका मिरर इस ऑब्जेक्ट का कोई एक रिफ्लेक्टेड रे भेज सकता है इससे नीचे? नहीं, क्योंकि तो एंड से जा रहा है ना। क्या कोई भी रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम दिस रिफ्लेक्टेड ऑफ द इंसिडेंट रेज कमिंग आउट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यहाँ से निकलता हुआ कोई इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे इस लाइन से नीचे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपकी आंखें अगर इस जोन में रहेंगे तो कैन यू सी द इमेज? कहीं भी रहे, इस जोन में कहीं भी रहे तो कैन यू सी द इमेज? यू कैन नॉट सी। जबकि आप मिरर के सामने खड़े हो, ऑब्जेक्ट आपके बगल में खड़ा है, आपको इमेज दिख नहीं रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ से निकलता हुआ कोई रे ऐसे गया और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर करके। अब क्या कोई रिफ्लेक्टेड रे ये जोन में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इफ योर आईज आर हियर समवेयर कैन यू सी द इमेज? कहीं भी, यहाँ भी, यहाँ कहीं भी हो जाए,
यू कैन नॉट सी द इमेज बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज कैन नॉट रीच योर आई। अब ये मिरर से निकलता हुआ सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे पक्का इन दोनों के बीच में ही रहेगा। मतलब इफ योर आईज आर प्लेस्ड बिटवीन दिस टू लाइंस समवेयर देन यू विल बी एबल टू सी द इमेज। सो दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ परव्यू और रीजन ऑफ साइट, जहां पर होने से आप इमेज देख सकते हो। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका रीजन ऑफ साइट में। अगर इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, ऐसे ये हो गया, ये हो गया ये। और समझाने के लिए इसको थोड़ा ऐसे मैं करता हूँ ताकि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि कैसे बन रहा है। ये हो गया रीजन ऑफ साइट। दिस रीजन ऑफ साइट इज बाउंडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मिरर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि दिस रीजन ऑफ साइट जो आपको दिख रहा है is bounded by the reflected rays from the extremities of the mirror। मिरर की एक्सट्रीमिटी से, एंड पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करेंगे रिफ्लेक्टेड रेज, उसके अंदर बाउंडेड रहता है। द रीजन ऑफ साइट is bounded by the reflected rays from the extremities from the boundary of or extremities of the mirror। मिरर की एक्सट्रीमिटी से बाउंडेड लाइन के बीच में रहता है। अब ये प्लेन मिरर था, सोचो तो इफ वी मेक यूज ऑफ ए convex mirror whose shape is something like this, now the object is here। अब यहाँ से कोई रे अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ का जो नॉर्मल है वो तो ऐसे रहेगा, तो रे विल गो लाइक दिस। यहाँ से रे कोई कुछ ऐसे जाएगा तो यहाँ का नॉर्मल कुछ ऐसे रहेगा ऐसे। सो यू सी दिस एंटायर जोन इज ए कमिंग अंडर द रीजन ऑफ परव्यू। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम लोग कार के जो रियर व्यू मिरर होता है उसको कन्वेक्स बनाते हैं। एक रीजन बच्चे लिखते हैं कि उसमें वो वर्चुअल इमेज बनता है, दिखता है। वाइडर रीजन इज इट हैज ए लार्ज रीजन ऑफ परव्यू। मतलब आप अगर ये ऑब्जेक्ट है, आप कहीं भी हो, यहाँ पे यू आर गोइंग बाई योर बाइक और योर कार, पीछे कहीं भी अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर ये प्लेन मिरर होता तो थोड़ी सी रीजन में, अगर आप कार में जा रहे हो, प्लेन मिरर है सामने, ये साइड में लगा है, ड्राइवर इधर से ड्राइव कर रहा है, खाली ये जोन में जो है दिखेगा। या फिर आपके अंदर की कार के अंदर, मान लो आप यहाँ पे जा रहे हो तो कार के अंदर की चीजें दिखेंगे, तो कार में बैठे हुए लोग इसको देख के अपना लिपस्टिक लगाएंगे क्योंकि अंदर वाली चीज दिख रहा है। बाहर कौन आ रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो वी गो फॉर ए स्फेरिकल मिरर, रेदर ए कन्वेक्स मिरर, ताकि उसमें क्या हो रहा है कि वाइडर रीजन ऑफ परव्यू मिल रहा है। ये प्राइम रीजन है। सेकेंड रीजन है कि वर्चुअल दिखता है, बात अलग है। चीजें डिमिनिश दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, वो सेकेंड रीजन है, बट वो सेकेंडरी। प्राइमरी है कि यू कैन कवर ए वाइड रेंज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इनको देख पा रहे हो, वो भी आपको देख पा रहे होंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आप अगर मिरर में किसी को देख पा रहे हो, वो भी मिरर में, आपके मिरर में आपको देख सकता है। वो देखेगा कि आदमी कार में मोबाइल लेके चला रहा है, वो हॉर्न बजाएगा जोर से, रास्ता नहीं छोड़ा, इधर मोबाइल लेके चल रहा है, क्योंकि उसको भी मिरर में दिख रहा है आपका चीजें। समझ में आ रहा है? तो यू गेट ए वाइडर रीजन ऑफ परव्यू। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि आउट ऑफ ए कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, रीजन ऑफ परव्यू इज मोर फॉर विच मिरर? आप कहोगे कौन से के लिए? कन्वेक्स मिरर। अब देखो जहाँ पर वो रोड में कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर बड़ा वाला कन्वेक्स मिरर लगाते हैं ताकि वाइडली चीजें दिखाई देगा सबको, ठीक है ना? तो कन्वेक्स मिरर में रीजन ऑफ परव्यू इज मोर। व्हाट इज रीजन ऑफ साइट? द रीजन बीइंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, बीइंग इन व्हिच एन ऑब्जर्वर कैन सी द image of an object, not the object, the image of an object। क्या बातें समझ में आया? क्या हमारे टाइम हमें और परमिट करें? हाँ, वो टाइम तो है। कितने बजे तक है हमारा? 10:30 बजे तक है। हाँ, फाइन। मेरे को क्यों लगा कि समय खत्म हो? पॉइंट नंबर जी। ठीक है।
डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जो रे रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको डिफ्लेक्ट करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भगाना है। ध्यान से देखना, रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये कोई एक मिरर है आपके सामने, कहाँ मिरर 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 मिरर, ये है मिरर, ये कोई एक मिरर है आपके सामने, और सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज एन इंसिडेंट रे, ये यहाँ से गिरा, और दिस इज द करेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसे गया। आप कहेंगे ये इंसिडेंट रे 1 है, I1 है, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, ऐसे गया। मिरर को फिक्स रखते हुए अगर इंसिडेंट रे को मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, तो मान लो कि इंसिडेंट रे को मैं कुछ यहाँ पे ले आया। नाउ दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द इंसिडेंट रे I2। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ रहेगा? करेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा कि वहीं पे रहेगा? किधर होगा? ऊपर होगा। तो आप कहोगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप देख पाओगे। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो ऐसे रहेगा। क्यों ऐसा क्यों रहेगा? इसलिए क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है दे हैव टू बी सेम। सो यू ड्रॉ ए नॉर्मल हियर। पहले ये रे जितना एंगल कर रहा था, ये उतने ही एंगल कर रहा था, अब ये जितना एंगल कर रहा है ये उतने ही एंगल कर रहा है। तो जैसे हम इसको इधर टर्न किए तो ये इधर को टर्न हो गया। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 2। सो व्हाट यू फाइंड? इफ दिस एंगल इज थीटा, क्या आप गेस करके बता सकते हो व्हाट इज दिस एंगल? ये अगर थीटा इधर को हुआ तो ये अगर थीटा इधर को होगा। समझ में तो आ रहा है ना? पूरा लिखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें समझ में आता है। ये पूरा आई था, ये थीटा गया तो ये आई माइनस थीटा हो गया, ये आई माइनस थीटा हो गया, ये आई था, ये थीटा हो गया। रौनक खा तो नहीं जाओ मुझे, आई एम नॉट योर ब्रेकफास्ट। सी है, समझ में आया? तो उसमें क्या नोटिस करने वाली चीज है? व्हेन मिरर बीइंग फिक्स्ड, if the incident ray is rotated clockwise by an angle theta, the reflected ray rotates by an angle anti-clockwise theta, rotates and theta anti-clockwise direction। ठीक है, तो ये नोट करना है। क्या नोट करना है? मिरर बीइंग फिक्स्ड, if the incident ray is rotated clockwise by theta, then reflected ray rotates anti-clockwise by angle थीटा। ये पहला चीज समझ में आया। मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को घुमाए तो ऐसे हुआ। अब ऐसा भी हो सकता है कि इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए हम मिरर को घुमा दें। अगर ये रे जो I1 है वो पोजीशन फिक्स रहेगा, मिरर को थोड़ा घुमा देंगे तभी तो रिफ्लेक्टेड रे बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा? रीडिंग। हाँ, तो ये चीजें देखना है। अब देखना है कि सपोज हम कहेंगे कि दिस इज व्हाट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम कहेंगे कि कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था, इट वाज कमिंग लाइक दिस, और उसका करेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जा रहा था, दिस वाज लाइक दिस। ये थोड़ा ऐसे कर देता हूं ताकि चीजें समझ में आए। ये था इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड। ये था I1 और ये था R1, and this is what is the normal to the point of incidence। ये हो गया N1, ये हो गया मिरर का पोजीशन M1। अब मैं क्या करता हूं कि जो मिरर है उसको थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूं, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड। अब ये इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए अगर मिरर को थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे वहीं रहेगा कि ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? सोचो, ये मिरर था,
मैं मिरर को टेढ़ा कर दिया, अब क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे विल गो डाउन। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि अगर मैं मिरर को कुछ एंगल थीटा टेढ़ा कर देता हूँ, मिरर को कुछ एंगल थीटा टेढ़ा कर देता हूँ, मान लो कि ऐसा कर दिया, नाउ द मिरर इज इन ए न्यू पोजीशन, कॉल इट M2। मिरर इज इन ए न्यू पोजीशन, कॉल इट M2। ऐसा पोजीशन में आई हैव रोटेटेड द मिरर बाय एन एंगल थीटा। नाउ द न्यू नॉर्मल टू द प्लेन विल बी समवेयर हियर, वो भी तो थीटा ही घूम जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये कितना घूम जाएगा? ये भी थीटा घूम जाएगा, और ये बन गया न्यू नॉर्मल। इंसिडेंट एंगल पहले था मान लो x, और ये भी चीज था x, लेकिन अभी इंसिडेंट एंगल क्या बन गया है? x प्लस थीटा, है कि नहीं? एंड द रिफ्लेक्टिंग एंगल विल बी ऑल्सो x प्लस थीटा, ये हो जाएगा x प्लस थीटा, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो रिफ्लेक्टेड रे दिखने में कुछ ऐसे होगा। नाउ दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। पहले तो ऐसे था, लेकिन अब ऐसे हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे था कहाँ पे? यहाँ पे। गया कहाँ पे? यहाँ पे। पता ये करना है कि कितना एंगल घूम गया है। देखो ये है x प्लस थीटा, ये है x प्लस थीटा, और ये थीटा, ये पूरा एंगल कितना है? यहाँ से यहाँ तक का एंगल, चलो इसको जोड़ते हैं। ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? x प्लस 2 थीटा, और ये एंगल था x, ये एंगल x था, तो फिर ये एंगल क्या हो गया? 2 थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये एंगल बन गया 2 थीटा, तो आप कहोगे दिस एंगल इज 2 थीटा। तो व्हाट यू नोटिस? इंसिडेंट रे बीइंग फिक्स्ड, if the mirror is rotated clockwise by an angle theta, the reflected ray rotates clockwise by 2 theta। क्या बात समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, तो क्या लिखेंगे? बिट बी में लिखेंगे द इंसिडेंट रे being fixed if the mirror is rotated clockwise by an angle theta, the mirror is rotated clockwise by angle theta, by angle theta, then the reflected ray rotates clockwise, same direction में, by 2 थीटा। जबकि इंसिडेंट रे को थीटा घुमाते थे मिरर को फिक्स रखते हुए, तो एंटी क्लॉकवाइज थीटा होता था। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो। तुम लोग ये प्रूफ कर सकते हो, छोटा सा प्रूफ तो है। हाँ, कर सकते हो, घर में जाकर ट्राई कर लेना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स हैपनिंग ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन विथ ए मिरर, प्लेन मिरर की बात करें। ये कौन सा पॉइंट था? बी लिखा। अच्छा, ये इसका जी गया, जी के बाद, अच्छा जी के बाद ए बी, फिर से लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। इसको करेंगे ऐसा, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट, एच। Deviation in a mirror. Deviation means angular deviation, कितना एंगल डेविएट कर गया। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मिरर है, और यहाँ पर कोई रे, इंसिडेंट रे ऐसे आया और चला गया ऐसे,
और हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है, इंसिडेंट एंगल इज समथिंग से आई, इंसिडेंट एंगल इज आई, यू नो आई इज इक्वल टू आर। द रे वाज सपोज टू गो इन सम डायरेक्शन लाइक दिस, रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन हुआ यूं है कि वो डेविएट कर गया है। रे अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता तो शायद ऐसे चले जाता, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के कारण ये मुड़ गया है वैसा एंगल और इधर गया है। दिस इज कॉल्ड द डेविएशन डेल्टा। कितना डेविएट कर गया अपने रास्ते से, कितना एंगल पे वो मुड़ गया। समझ में आ रहा क्या? तो हम कहेंगे डेविएशन इन मिरर इज द एंगल बिटवीन, क्या क्या बीच में हो रहा है बताओ तो, ये कौन सा डायरेक्शन है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द डेविएशन। तो डेविएशन इन मिरर इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे का इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा है, तो ये एंगल को हम डेविएशन कहेंगे। एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ डायरेक्शंस लिख दे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि रे इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो थोड़ा ऐसे लिख देने से बढ़िया रहेगा। डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉर ए सिंगल रिफ्लेक्शन। सिंगल रिफ्लेक्शन मतलब, हाँ अगर ढेर सारे मिरर लगे हैं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं। फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन आपका जो डेविएशन है वो कितना आएगा बताओ? व्हाट इज दिस डेल्टा? ये आई है तो ये आई है, ये 90 माइनस आई है, और ये भी 90 माइनस आई है, तो इट इज 180 माइनस 2i। व्हाट इज आई? आई इज इंसिडेंट एंगल। डेविएशन मैक्सिमम कब होगा? फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। आई का वैल्यू 0 ले लो, है ना। मिनिमम कब होगा? फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल करके डालोगे, इसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, मतलब लाइट पूरा ऐसा करके गिर रहा है, तो आपको होगा आई का वैल्यू ऑलमोस्ट 90 है, तो डेविएशन बहुत कम होगा। समझ में आ रहा है? तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। डेल्टा इज मैक्सिमम फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंड मिनिमम फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। सो आई इज द इंसिडेंट एंगल। तो पहला चीज हमें समझ में आया कि व्हाट इज, ये तो हो चुका है, ठीक। क्या ये चीजें सबको समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? यू आर ऑल आउटस्टैंडिंग। ऑनलाइन वाले हो कि यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड? हाँ तो बोलना चाहिए, समझ में आया नहीं आया कैसे पता चलेगा? समझ में आया तो मिली। हाँ सर। बड़ी कृपा है आपकी, बोलना चाहिए ना बीच बीच में। हाँ तो ठीक है। फॉर ए सिंगल रिफ्लेक्शन, फॉर ए सिंगल रिफ्लेक्शन आपको हो गए the incident the deviation is 180 minus 2i where I is the incident angle। आगे चल के देखेंगे ये इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ना, ये डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट एंगल। क्या ये चीज समझ में आया? नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द डेविएशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स। ओके, अभी सिंगल मिरर था और आपको पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई, द डेविएशन इज 180 माइनस 2i। इफ यू गो फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कोई एक मिरर है, से दिस इज व्हाट इज ए मिरर एंड सपोज दिस इज व्हाट इज अनदर मिरर। देयर आर टू डिफरेंट मिरर्स और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा दिया हुआ है, और पता चला कि कोई एक लाइट रे इसके ऊपर ऐसे गिरा, ऐसे, तो यहाँ पर गिरा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा, ऐसे आया, आने के बाद यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट करेगा, इट विल गो लाइक दिस। सो दिस इज द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे एंड वी आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द डेविएशन। चलो थोड़ा देखते हैं, समझते हैं इसको। ये फिगर को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये है पहला रे जो कि कुछ यहाँ पर था, सोचो कि ये एक रे है,
ये यहाँ पर आया, और ये थोड़ा फिगर बनाने में अप टू स्केल नहीं हुआ है तो गड़बड़ दिख रहा है। लेट मी ड्रॉ इट हियर। दोबारा बनाते हैं, जरा कंफ्यूजिंग हो गया। ओह, ये दो मिरर है, ये हुआ एक रे जो ऐसे गिरा है, ठीक है। गिरने के बाद यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके गया है, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट करके गया है, इट गोज लाइक दिस एंड फाइनली गोज लाइक दिस। अब ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, after the second reflection from the second mirror, this is the reflected ray. Call it mirror 1, call it mirror 2, और थोड़ा अगर प्रॉपरली ड्रॉ करें तो ये यहाँ का नॉर्मल है। सपोज पहला जो रे था मिरर 1 पे इंसिडेंट एंगल x किया था, अब ये ऐसे करके गिरा, ये x था तो ये भी x है, ये यहाँ पे आया। दिस इज द नॉर्मल टू दी सेकेंड मिरर। सपोज ऐसे दिस डिस्टेंस, दिस एंगल इज y, ये y है तो ये y होगा, और हमें पता करना है व्हाट इज द डेविएशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से नोट करना, ये जो इंसिडेंट रे जो आया ऐसे आया, फिर इधर से मुड़ा, मुड़ के बाद ऐसे गया, रे ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, मुड़ के ऐसे गया। मतलब शुरू में वो रे इस डायरेक्शन में आ रहा था, अब मुड़ के किस डायरेक्शन में जा रहा है, गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करता हूँ, ये है, देखो रे शुरू में इस डायरेक्शन में आ रहा था, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है। दिस एंटायर एंगल इज कॉल्ड द डेविएशन, ये समझ में आना चाहिए। फिर से बताता हूँ, रे ऐसे आया, ऐसे मुड़ा और इधर चला गया, मतलब ये पूरा एंगल पे ये घूम गया। दिस इज डेविएशन ऑफ द रे। हमें ये डेल्टा पता करना है। डाटा क्या दिया कि दो मिरर है और उनके बीच में एंगल है, मान लो थीटा। अच्छा ये x है तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 माइनस एक्स है, और ये क्या है 90 माइनस वाई। अच्छा ये अगर किसी तरह से मैं ये एंगल पता कर लेता हूँ, कॉल दिस एंगल एज बीटा, ये एंगल अगर पता कर लेता हूँ तो फिर व्हाट इज द डेविएशन 180 प्लस बीटा, बीटा पता करना है, ठीक है, बीटा पता करना है। चलिए पहला रिलेशन हम देखें कि दिस प्लस दिस दैट इज 90 माइनस एक्स 90 माइनस वाई प्लस थीटा इज 180। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 तो कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, थीटा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 कैंसिल हो गया तो 0, और थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या बात समझ में आया? माइनस एक्स माइनस वाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा क्या है पता करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, बीटा क्या है, लुक एट दिस ट्रायंगल। आपको कहोगे बीटा इज द एंगल हियर, ये एंगल कितना है, इट इज 180 माइनस 2x माइनस 2y ट्वाइस ऑफ x प्लस y। x प्लस y क्या है, थीटा, सो इट इज 180 माइनस 2 थीटा। क्या बात समझ में आया? नाउ व्हाट इज द डेविएशन कमिंग आउट टू बी? डेविएशन इज 180 प्लस बीटा and that is coming 360 माइनस 2 थीटा। नोटिस करने वाली चीज है कि प्रीवियस केस में द डेविएशन वाज डिपेंडिंग अपॉन द इंसिडेंट एंगल, नाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट एंगल। चाहे इंसिडेंट एंगल कुछ भी हो, डेल्टा इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, इफ टू मिरर्स आर हेल्ड एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर, then for any angle of incidence the total deviation after two reflections is given by delta is equal to 360 minus 2 theta। and for your understanding मैं यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया हूँ, दिया है कि ये दो मिरर है और इनके बीच में एंगल थीटा है। for what theta?
इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल। जो इंसिडेंट रे कोई रे ऐसे गिरा है, ऐसे गया है और ऐसे निकल गया है, दोनों पैरेलल होंगे। ये आया ऐसे, ये गया ऐसे, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। तो आप कहोगे इसका मतलब हुआ डेल्टा, इस केस में डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा विल बी 180 डिग्री। तो थीटा क्या है, डेल्टा का फॉर्मूला है 360 माइनस 2 थीटा। 360 माइनस 2 थीटा इज इक्वल 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू आप निकालोगे तो मिलेगा 90 डिग्री। समझ में यार, मतलब ये एक एप्लीकेशन है। वंस यू अंडरस्टैंड दी डेविएशन तो फिर उसको कैसे यूज करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन इसलिए करवा दिए हैं यहाँ। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।